तो आज बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की 1206 से 1526 तक, मतलब करीब 320 साल का लंबा दौर। जी हाँ, एक ऐसा दौर जिसने मध्यकालीन भारत का नक्शा ही बदल दिया। 5 अलग-अलग राजवंश आए इस दौरान। बिल्कुल, और एक पूरी तरह नई राजनीतिक, सामाजिक और हाँ सांस्कृतिक व्यवस्था भी बनी। हमारे पास जो सामग्री है वो दिल्ली सल्तनत एक ऐतिहासिक विश्लेषण के कुछ खास अंश हैं। आज कोशिश रहेगी कि इस विशाल और सच कहूं तो काफी उलझे हुए कालखंड की खास बातें समझें। कौन थे वो अहम शासक, उनकी नीतियां क्या थी, उनका असर क्या हुआ, ये सब। हाँ, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। ये कहानी सिर्फ किसी बाहरी हुकूमत की नहीं है। सही कहा। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनने की कहानी भी है, और कैसे भारतीय और इस्लामी संस्कृतियां मिली और समाज में नए वर्ग कैसे उभरे, कैसे ताकतें बदली। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, मोहम्मद गोरी का कह सकते हैं सबसे काबिल गुलाम और सेनापति। हाँ, जिसने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। कहते हैं वो बहुत उदार था, लाख बख्श कहते थे लोगों से, लाखों का दान देने वाला। जी, ऐसी बातें मशहूर है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। और वो मशहूर कुतुब मीनार, उसकी शुरुआत भी ऐबक ने ही की थी। लेकिन फिर 1210 में अचानक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और मौत हो गई। हाँ, तो ऐबक ने नींव तो रखी, पर सल्तनत को असल मजबूती और स्थिरता दी इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक। अच्छा, इसीलिए कई इतिहासकार उसे असली संस्थापक मानते हैं। बिल्कुल, और उसकी प्रशासनिक सोच वो काफी दिलचस्प थी। उसने शुरू की इक्ता प्रणाली। इसमें क्या था कि ऑफिसर्स और सैनिकों को कैश सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी, मतलब इक्ता। अच्छा, तो वो जमीन से अपना खर्चा निकालते थे। हाँ, इक्तादार का काम था कि वो उस इलाके से रेवेन्यू वसूले, अपना खर्चा निकाले, अपनी टुकड़ी रखे और जरूरत पड़ने पर सुल्तान की मदद करे। तो इससे एक तरह का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बना। जी, एक केंद्रीकृत सैन्य और प्रशासनिक ढांचा बनाने में इसे बहुत मदद मिली। और वो 40 वफादार तुर्की सरदारों का गुट, तुर्कान चहलगानी या चालीसा, वो भी इल्तुतमिश नहीं। हाँ बिल्कुल, मकसद था सुल्तान को सपोर्ट देना, अपनी ताकत पक्की करना। पर देखिए किस्मत का खेल, इल्तुतमिश के मरने के बाद ही यही चालीसा गुट इतना पावरफुल हो गया कि सुल्तान बनाने और हटाने लगा। मतलब जो वफादारी के लिए बनाया वही गले की हड्डी बन गया। बिल्कुल, राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा कारण बना ये। हाँ, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। फिर इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। रजिया सुल्तान 1236 से 1240, दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला शासक। जी, एक बहुत बड़ा कदम था उस जमाने के हिसाब से, लेकिन उन्हें इसी चालीसा गुट का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा और आखिर में उनकी हत्या कर दी गई। ये दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में महिलाओं के लिए राह कितनी मुश्किल थी, बहुत ज्यादा। रजिया के बाद एक और बड़ा नाम आता है गयासुद्दीन बलबन, 1266 से 1287 तक। बलबन, वो तो खुद कभी इल्तुतमिश का गुलाम और चालीसा का मेंबर था, है ना? हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। उसने सुल्तान के पद की खोई हुई इज्जत और ताकत वापस लाने पर पूरा जोर लगा दिया। और उसके तरीके, वो ईरानी रस्में, सिजदा और पैबोस, घुटनों पर झुकना, कदम चूमना, ये सब क्यों? देखिए, वो खुद गुलाम रह चुका था। मामूलों का मतलब ही है गुलामी से आजाद, तो उसे अपनी अथॉरिटी साबित करनी थी। अच्छा, मतलब डिवाइन राइट जैसा कुछ। हाँ, खुद को जिल्ले ए इलाही यानी ईश्वर की परछाई कहना, ये सब अपनी सत्ता को मजबूत करने, उसे वैधता दिलाने के तरीके थे। और उसने विद्रोहियों के लिए तो बहुत सख्त नीति अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, उसने उस चालीसा गुट को पूरी तरह खत्म कर दिया जो सुल्तानों के लिए सिरदर्द बन गया था। सेना के लिए भी कुछ किया था उसने? हाँ, सेना को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने आरिस। तो गुलाम वंश में आप देखें एक पैटर्न है। ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने संस्थाएं बनाई, जैसे इक्ता और चालीसा। हाँ, पर चालीसा की ताकत बढ़ी तो दिक्कतें आई, जिससे बलबन को और कठोर होना पड़ा। मतलब एक कदम का असर दूसरे पर पड़ता गया। ये तो है। अच्छा, बलबन के बाद फिर खिलजी वंश आया। जी, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया, पर इस वंश का सबसे बड़ा नाम जाहिर है अलाउद्दीन खिलजी था, 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी, उसका नाम सुनते ही लगता है महत्वाकांक्षा। सिकंदर सानी कहता था खुद को, दूसरा सिकंदर। बिल्कुल, उसकी सोच बहुत बड़ी थी और उसके सुधार भी बहुत बड़े पैमाने पर थे और एक दूसरे से जुड़े हुए। उसे साम्राज्य फैलाना था और मंगोलों के हमले भी तो लगातार हो रहे थे उस वक्त। हाँ, तो इसके लिए उसे चाहिए थी एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी। उसने सल्तनत की शायद सबसे बड़ी स्थायी सेना बनाई। और सेना में धांधली रोकने के लिए वो तरीके अपनाए, घोड़ों को दागना, दाग प्रथा। जी, ताकि अच्छे नस्ल के घोड़े बदले न जा सकें, और सैनिकों का पूरा हुलिया दर्ज करना, हुलिया प्रथा। और उसने इक्ता की जगह नगद सैलरी देना शुरू किया सैनिकों को। हाँ, कैश पेमेंट। इससे सुल्तान का सीधा कंट्रोल बढ़ा फौज पर। लेकिन फिर सवाल वही, इतनी बड़ी फौज, नगद तनख्वाह, पैसा कहां से आएगा? यहीं पर आती है अलाउद्दीन की सबसे मशहूर या कहें तो बदनाम बाजार नियंत्रण नीति। अच्छा, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। उसने जरूरी चीजों के दाम फिक्स कर दिए, अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सबके, और सख्ती से लागू करवाया, ताकि सैनिकों को कम तनख्वाह में भी गुजारा करने लायक सामान मिल सके। बिल्कुल, मकसद यही था, सैनिकों की परचेजिंग पावर बनी रहे। इसके लिए अलग अलग बाजार भी बनवाए, अनाज मंडी, सराय अदल। जी हाँ, अनाज के लिए गल्ला मंडी, कपड़े और बाकी चीजों के लिए सराय ए अदल, घोड़े, गुलाम, मवेशियों के लिए अलग बाजार। और इन पर नजर रखने के लिए अफसर और जासूस, शहनाई मंडी, बरीद। कमाल का सिस्टम था। सिस्टम तो कमाल का था, लेकिन बहुत सख्त। जरा सी हेरा फेरी पर बहुत कड़ी सजा मिलती थी। स्रोत बताते हैं कि वजन कम तौलने पर उतना ही मांस काट लिया जाता था। बाप रे, तो ये आम लोगों की भलाई के लिए कम, फौज के लिए ज्यादा था। हाँ, मुख्य मकसद तो फौज को संभालना ही था। और पैसा जुटाने के लिए उसने टैक्स सिस्टम में भी बड़े बदलाव किए। जैसे उसने जमीन की पैमाइश करवाई, मसाहत प्रणाली, और उसके आधार पर लगान तय किया, और लगान बढ़ाकर कर दिया उपज का 50%। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। सल्तनत काल में सबसे ज्यादा। जी हाँ, और उसने अमीरों, इक्तादारों से जमीनें छीनकर उन्हें सीधी सरकारी कंट्रोल वाली खालसा भूमि में बदला, ताकि सारा पैसा सीधे शाही खजाने में आए। बिल्कुल। और घरी यानी घर पर टैक्स, चरी यानी चराई पर टैक्स, ये नए टैक्स भी लगाए। तो साफ दिखता है कि अलाउद्दीन के सैन्य, आर्थिक और राजस्व सुधार ये सब आपस में जुड़े थे, एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थे। बड़ी फौज चाहिए तो सस्ता बाजार चाहिए, और दोनों के लिए खजाना भरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तिकड़ी उसकी नीतियों का आधार थी। साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा और मंगोलों का डर, इन दोनों ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। अलाउद्दीन के बाद फिर तुगलक वंश। जी, 1320 से 1414 तक, और इसमें सबसे चर्चित नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का, 1325 से 1351। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा था, विजनरी था, लेकिन उसकी योजनाएं वो तो सब बुरी तरह फेल हुई। वो एक क्लासिक केस है कि अच्छी नियत और अच्छी सोच काफी नहीं होती। जैसे वो दुआब में टैक्स बढ़ाना ठीक जब अकाल पड़ा था। हाँ, नतीजा किसान जमीन छोड़कर भाग गए। फिर राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। सोचा तो शायद इसलिए था कि दक्षिण भारत पर कंट्रोल बेहतर होगा। हाँ, सोच तो थी, पर प्लानिंग इतनी खराब थी, इतनी अव्यवस्था फैली कि लोगों को भयानक मुसीबत झेलनी पड़ी और आखिर में वापस दिल्ली लौटना पड़ा। और वो सांकेतिक मुद्रा, तांबे के सिक्के चलाना, सोनी चांदी की जगह। आइडिया बुरा नहीं था, चीन वगैरह में चल रहा था, पर यहाँ सरकार का उस पर कंट्रोल ही नहीं रहा। इतने जाली सिक्के बने कि पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो गई। और वो खुरासान और कराची के सैनिक अभियान, वो भी फेल। कराची में तो कहते हैं पूरी सेना ही पहाड़ी रास्तों में खो गई या मारी गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मामला यही दिखाता है कि विजनरी होना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। टाइमिंग, तरीका, प्रशासनिक क्षमता सब जरूरी है। उसकी नीतियां शायद वक्त से आगे थी, पर अमल बहुत खराब था। अच्छा, इस सारी उथल पुथल के बाद गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक। जी, और उसने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े जोखिम भरे प्रयोगों की जगह उसने स्थिरता और लोक कल्याण पर जोर दिया। हाँ, उसने काफी काम किए, जैसे बेरोजगारों के लिए दफ्तर, गरीबों की मदद के लिए दीवाने खैरात, बूढ़ों के लिए पेंशन, नहरें बनवाई, खासकर यमुना से हिसार तक, जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ। कई नए शहर बसाए, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, मस्जिदें, मदरसे बनवाए, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। जी हाँ, उसका फोकस काफी हद तक मोहम्मद बिन तुगलक से हुए नुकसान की भरपाई करना और
लोगों को राहत देना था। लेकिन उसकी धार्मिक नीति उतनी उदार नहीं थी। नहीं, उसने गैर मुसलमानों पर जजिया फिर से लगाया और इस बार ब्राह्मणों को भी इसके दायरे में ले आया। ये एक विवादास्पद कदम था। और एक और बात, उसके समय में दास प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ, कहते हैं उसके पास हजारों की तादाद में गुलाम थे। शुरुआत में शायद ये ताकत दिखाने का जरिया हो, पर बाद में ये सल्तनत के लिए एक बड़ा आर्थिक और संगठनात्मक बोझ बन गया और ये भी पतन का एक कारण बना। और फिर वो बड़ा झटका लगा 1398 में तैमूर का हमला। तैमूर लंग का आक्रमण, उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा, कत्लेआम किया। तुगलक वंश की तो जैसे कमर ही टूट गई। केंद्रीय सत्ता लगभग खत्म हो गई। बिल्कुल। इसी अफरा तफरी के बाद तैमूर के गवर्नर खिज़र खान ने सैयद वंश 1451 की नींव रखी। लेकिन ये वंश तो काफी कमजोर था। हाँ, ज्यादा समय चला भी नहीं। हाँ, सिर्फ 37 साल। वो असल में ताकतवर नहीं थे, बस तैमूर के नाम पर हुकूमत करते रहे। इसके बाद आई लोधी 1451 से 1526 तक। ये पहले अफगान शासक थे दिल्ली सल्तनत के। जी हाँ, बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। इस वंश में सबसे काबिल शासक माना जाता है सिकंदर लोधी को 1489 से 1517 तक। उसने साम्राज्य को थोड़ा संभाला। हाँ, विस्तार भी किया और प्रशासन को भी सुधारा और 1504 में आगरा शहर बसाया। वही आगरा जो बाद में मुगलों की भी राजधानी बना। जी, हालांकि सिकंदर लोधी धार्मिक रूप से काफी असहिष्णु था, ऐसा स्रोत बताते हैं। उसने कई हिंदू मंदिर तोड़वाए। और फिर आया लोधी वंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। हाँ, इब्राहिम लोधी। उसका शासन काफी कठोर था और वो अपने अफगान सरदारों के बीच बहुत अलोकप्रिय हो गया था। मतलब अंदर ही अंदर फूट पड़ी थी। बिल्कुल, कई सरदार उससे नाराज थे और इसी अंदरूनी कला और असंतोष का फायदा उठाया काबुल के शासक बाबर में। और फिर आया 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोधी मारा गया। बाबर की जीत के पीछे क्या वजह थी? उसकी सेना छोटी थी शायद। सेना छोटी थी पर तकनीक बेहतर थी। एक तो उसकी खास युद्ध नीति तुलुगमा, जिसमें सेना दुश्मन को किनारों से और पीछे से घेर लेती थी। अच्छा। और दूसरी और शायद सबसे अहम वजह, भारत में पहली बार तोपखाने का बड़े पैमाने पर और असरदार इस्तेमाल। तोपों का इस्तेमाल ये इब्राहिम लोधी के पास नहीं था। नहीं, उस पैमाने पर और उस कुशलता से नहीं था। तोपों ने लोधी की सेना में भगदड़ मचा दी और इसी हाथ के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। जी, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये हमने पांचों राजवंशों का एक तरह से सफर देखा। लेकिन अगर पूरे सल्तनत काल को एक साथ देखें, शासन, समाज, संस्कृति, तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? प्रशासन कैसा था? प्रशासन देखा जाए तो भारतीय और विदेशी मतलब अरबी फारसी व्यवस्थाओं का एक मिश्रण था। सुल्तान सबसे ऊपर जाहिर है, और जमीनी स्तर पर एकता प्रणाली बहुत अहम थी। हाँ, एकता की बात हमने की थी। समय के साथ जरूरत के हिसाब से नए विभाग भी बने, जैसे बलबन का सैन्य विभाग, दीवानी अर्ज, मोहम्मद तुगलक का कृषि विभाग, दीवानी अमीर कोही, फिरोज तुगलक का लोक निर्माण, दीवानी इमारत। और टैक्स, भू राजस्व मुख्य था। हाँ, भू राजस्व यानी खराज गैर मुसलमानों से या उश्र मुसलमानों से आय का मुख्य स्रोत था। इसके अलावा युद्ध में लूटे माल का हिस्सा खम्स। अलाउद्दीन ने जिसका हिस्सा बदल दिया था। हाँ, उसने 45 हिस्सा राज्य के लिए लेना शुरू कर दिया था। फिर धार्मिक कर थे ज़कात मुसलमानों पर और जजिया गैर मुसलमानों पर। और अलाउद्दीन की भारी टैक्स दरों का किसानों पर बुरा असर भी पड़ा होगा। जाहिर है 50% लगान बहुत ज्यादा था। समाज की बात करें तो वो मुख्य रूप से धर्म के आधार पर बढ़ा था, हिंदू और मुस्लिम, लेकिन वर्गों का विभाजन भी गहरा था। जैसे? सबसे ऊपर अमीर और तुर्की सरदार, फिर उलेमा यानी धर्मगुरु, फिर शहरों में रहने वाले कारीगर, व्यापारी, फिर बड़ी संख्या में किसान और सबसे नीचे दास। दास प्रथा काफी फैली हुई थी, खासकर फिरोज तुगलक के समय। हाँ, उसके समय में दासों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, जो बाद में एक बड़ी समस्या बनी।